बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की रीडिंग करते हैं और उसको फिर करने की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है शिरले एंड केट वर्कड ड्यूरिंग देयर स्कूल हॉलीडेज। शिरले वाज पेड $X पर आवर एंड केट वाज पेड $Y पर आवर। मतलब एक आवर की उन्हें जो पेमेंट दी गई है एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बताया गया कि कितनी पेमेंट है, $5 है, $7 है, $10 है पर आवर। यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है वाज पेड $X पर आवर एंड केट वाज पेड $Y पर आवर। वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों को जो है वो पेमेंट सेम नहीं मिली पर आवर। एक को अगर एक्स है दूसरे को वाई है तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इस वजह से ये डिफरेंट नंबर्स को जाहिर करेंगे। नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। देयर ओवर टाइम रेट्स वर 1.5 टाइम्स देयर आर्ली रेट। मतलब 1.5 का मतलब होता है 1.5। मतलब अगर उन्हें जो है वो अपना रूटीन वर्किंग में अगर उन्हें $1 मिलता है तो ओवर टाइम में उन्हें जो है वो उससे $0.5 जो है वो ज़्यादा मिलेगा। मतलब $1 भी मिलेगा और $0.5 भी मिलेगा। 1.5 टाइम्स देयर आर्ली रेट। कहता है शिरले वर्क 25 आवर्स ऑफ विच 5 वर ओवर टाइम आवर्स। अगर 25 टोटल आवर्स उसने वर्क किया और 5 ओवर टाइम आवर्स हैं तो रूटीन आवर्स जो हैं वो 20 आवर्स हैं। इसी तरह से वाइल केट वर्कड 18 आवर्स ऑफ विच 4 वर ओवर टाइम आवर्स। इसका मतलब है 18 में से 4 ओवर टाइम आवर्स हो गए तो 14 जो है वो रूटीन आवर्स हैं या वो वाले आवर्स हैं जिसमें उन्होंने ओवर टाइम नहीं लगाया। तो इसके बारे में जो है वो पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं या फिर जो है वो पहले पार्ट 1 कर लेते हैं। कहता फाइंड द टोटल अमाउंट दे अर्नड। तो हमने फाइंड आउट करनी है टोटल अमाउंट। फिर पार्ट 2 की तरफ आएंगे। पहले नंबर पे जो है वो इस तरफ आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। हाँ जी, तो ठीक है, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। और पहले नंबर पे हमने पढ़ लिया है जैसे कि जो है वो उनके रूटीन शिरले का बने हुए जगह अगर हम लिख लेते हैं तो उसके रेट है रेट वर्किंग रेट ऑफ शिरले, वर्किंग रेट ऑफ शिरले। ये हमारे पास जो है जी $X है। और उसके बाद जो है वो ओवर टाइम वर्किंग रेट ऑफ शिरले $X पर आवर। और उसके बाद जो है वो साथ में हमारे पास है वर्किंग रेट ऑफ केट। ये हमारे पास $Y है पर आवर, $Y पर आवर। अच्छा, अब जो है वो ओवर टाइम वर्किंग रेट ऑफ शिरले वो भी लिख लेते हैं। यहाँ हमें चाहिए था कि हम साथ ही लिख लेते ओवर टाइम वर्किंग रेट ऑफ शिरले। अगर शिरले के साथ ही उसका ओवर टाइम वर्किंग रेट लिख लिया जाता तो वो बेस्ट था। ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि $1.5 पर आवर है, पर आवर। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास ओवर टाइम वर्किंग रेट ऑफ केट। ये आ जाएगा हमारे पास $1.5 पर आवर। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि हमने फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट दे अर्नड। ठीक है जी, तो ये रेट तो हमारे पास आ गए। अब हमने देखना है कि टाइम कितना उन्होंने लगाया है और इस तरह से हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट दे अर्नड जो है वो कितनी आ जाएगी। पार्ट 1 की तरफ आते हैं। तो हमने देखा वहाँ पे कि
शिरले ने 25 आवर्स वर्क किया था, जिसमें से 5 ओवर टाइम थे, तो 20 जो थे वो उसके वैसे रूटीन आवर्स थे। तो हमारे पास आ जाएगा कि टोटल अमाउंट अर्नड बाय शिरले, और शिरले अर्नड अमाउंट, शिरले अर्नड, फाइंड द टोटल अमाउंट। ओके, शिरले अर्नड अमाउंट, हाँ जी, उसके टोटल 25 आवर्स वर्किंग हैं, जिसमें से 20 रूटीन आवर्स हैं, तो उसके लिहाज से उसे जो है वो पैसे मिले होंगे 20x डॉलर, और 1.5x उसका ओवर टाइम वर्किंग रेट है, तो इस तरह से उसे मिले होंगे प्लस 5 इंटू 1.5x डॉलर, और ये टोटल जो है वो हम इन्हें डॉलर्स में लिख लेते हैं कि ये उसे जो है वो टोटल अमाउंट मिली होगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा 20x प्लस 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, तो ये बन जाएगा 7.5x, 7.5x, और ये बन जाएगा डॉलर्स में, और इस तरह से आपके पास आ जाएगा जी 27.5x डॉलर। ये शिरले की अमाउंट आ गई है आपके पास। उसके बाद आगे चलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट केट के बारे में, ठीक है। अब जो है वो केट अर्नड अमाउंट, केट अर्नड अमाउंट, केट ने कितनी अमाउंट अर्न की है, तो हमें पता है उसने 18 आवर्स जो है वो टोटल वर्क किया है, जिसमें से 4 आवर्स उसके ओवर टाइम है, तो 14 आवर्स जो है वो उसके रूटीन आवर्स होंगे, और उसका जो है वो वर्किंग रेट ऑफ केट जो है वो y डॉलर पर आवर है। इस तरह से अगर 14 आवर्स है तो 14 से उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे y को, तो 14y आ जाएगा, प्लस 4 आवर्स उसका ओवर टाइम है, और उसका रेट है 1.5y, ठीक है, डॉलर, तो ये टोटल आ जाएगा, तो ये टोटल टाइम का उसका जो है वो अमाउंट आ जाएगी। तो वाई 1 आवर का रेट था y डॉलर, 14 आवर्स का 14y हो जाएगा, 14y जो है वो अर्न करेगा 14 आवर्स में, और 1.5y जो था वो उसका ओवर टाइम वर्किंग रेट था, तो ओवर टाइम वर्किंग रेट था 1.5y पर आवर, तो यहाँ पे 4 आवर्स था, तो 1.5y को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से एक बात जो है वो थोड़ी सी रह गई ऊपर वाली स्टेटमेंट में कि ओवर टाइम वर्किंग रेट ऑफ, रेट यहाँ पे लिखना छूट गया था, चलें ये भी कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ गया ये, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 14y प्लस 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 को 4 से जैसे मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाता है, और उसमें 1 डेसिमल प्लेस, तो हमारे पास यहाँ पे 6y आ जाएगा, और बाहर डॉलर आ जाएगा। इसको मज़ीद जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 22 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, और 1 डेसिमल प्लेस आ जाएगी, तो 6 डॉलर आ जाएगा, 6y सॉरी आ जाएगा यहाँ पे। और इन दोनों को जो है क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इन दोनों का सम ले लेंगे इनके कोएफिशिएंट्स का, और ये बन जाएगा हमारे पास 14 प्लस 6 20y डॉलर। ये हमारे पास जो आ जाएगी केट अर्नड अमाउंट या टोटल अमाउंट केट अर्नड एंड टोटल अमाउंट शिरले अर्नड, जिस तरह से मर्जी जो है वो लिख सकते हैं, स्टेटमेंट का कोई मसला नहीं। तो हमने फाइंड आउट करना था टोटल अमाउंट दे बोथ अर्नड, तो यहाँ पे आ जाएगी टोटल अमाउंट दे अर्नड, टोटल अमाउंट दे अर्नड जी। टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, शिरले की टोटल अमाउंट है 27.5x प्लस, और टोटल के लिए हम प्लस करते हैं, इसकी टोटल अमाउंट है 20y, और ये सारे जो है वो डॉलर्स में आ जाएगा, तो 27.5x प्लस 20y डॉलर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 2 में कहता है कि इफ़ शिरले वाज पेड
इफ शिरले वाज पेड $5.50 पर आवर। अब यहाँ पे उसने पहले बता दिया था कि उसको जो है वो $X पर आवर शिरले को मिल रहे हैं, उसकी शिरले वाज पेड $X पर आवर। अब यहाँ पे उसने सीधी सी बात कर दी है कि इफ शिरले वाज पेड $5.5 पर आवर एंड केट वाज पेड $0.5 मोर देन हर। अच्छा ये गर्ल्स हैं, सॉरी आई वाज थिंकिंग दैट दे वर मेल। Okay, if Shirley was paid $5.50 per hour and Kate was paid $0.50 more than her, मतलब उससे ज़्यादा उसको मिले हैं। How much did they earn all together during the school holidays? मतलब अगर उसको $5.50 मिल रहे हैं और इसको $0.50 $0.50 उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर शिरले को $5.5 मिल रहे हैं तो केट को $6 जो है वो पर आवर मिल रहे हैं। तो अगर हमने फाइंड आउट करनी है, उसने कहा हुआ है हाउ मच डिड दे अर्न ऑल टुगेदर, मतलब टोटल जो है, ऑल टुगेदर मीन्स टोटल जो है वो उन्होंने स्कूल हॉलीडेज में कितने अर्न किए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने फाइंड आउट की है ना, टोटल अमाउंट दे अर्नड। इसमें केट की जो रेट है पर आवर, वर्किंग अर्निंग रेट पर आवर, और उसके जो है वो अर्निंग रेट जो है शिरले के, दोनों को हम पुट कर देंगे और हमारे पास उसके जो है वो टोटल आ जाएगा। तो दे अर्नड ऑल टुगेदर, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे आगे, दे अर्नड ऑल टुगेदर, दे अर्नड ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन टोटल। तो यही हम इक्वेशन लेंगे या यही हम स्टेटमेंट लेंगे और इसी में जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 27.5 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसको जो है वो मिल रहे थे 5 यहाँ पे $50 शिरले को, प्लस आ जाएगा हमारे पास, आगे जगह कम है इसलिए चले नीचे लिख लेते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय, उसको जो है वो उससे $0.5 ज़्यादा मिल रहा है, इस वजह से उसे $6 पर आवर मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आ जाएगा ये आंसर। अब हम क्या करेंगे, 27.5 को 5.50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जो है वो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। अगर आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो 27.5 को मल्टीप्लाई कर दें 5.50 से, तो हमारे पास आ जाएगा 151.25 और साथ हम प्लस कर देंगे इसमें 20 को 6 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा ये यहाँ पे ये याद रखें कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर मल्टीप्लिकेशन आ गई है, तो हमें पता है मैथ्स को यूज़ करते हुए पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो नंबर्स आ रहे हैं प्लस को दरम्यान में ऐसे ही राइट कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सीधा सीधा 120 आ जाएगा हमारे पास, ये डॉलर्स में आ जाएगा। अब इनका जो है वो टोटल करेंगे तो हमारे पास 151.25 प्लस इसमें आ जाएगा 120, तो ये बन जाएगा जी 271.25, जो कि इनकी टोटल अर्निंग आ जाएगी और ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसकी रीडिंग करते हैं और उसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं जी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ ये आ गया, एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट्स ऑफ 3 पेपर्स। एग्जामिनेशन में टोटल 3 पेपर्स हुए हैं। द मिनिमम टोटल स्कोर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन इज 10p + 5q मार्क्स, मतलब ये एक पेपर के मार्क्स हैं 10p + 5q, टोटल नहीं हमें दिया हुआ, हमें वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है। और माइकल स्कोर्स टोटल जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, टोटल स्कोर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन इज दिस वन, सॉरी ये एक पेपर के नहीं है, ये टोटल रिक्वायर्ड मार्क्स हैं, पास करने के लिए इतने होने चाहिए। माइकल स्कोर्स p - 3q + 13 मार्क्स एक पेपर में एंड 3p + 5q - 4 मार्क्स इन द
फर्स्ट टू पेपर्स लिखा, मतलब फर्स्ट पेपर में इतने और सेकंड में इतने, या सेकंड में इतने फर्स्ट में इतने, जैसे भी है, मतलब ये 2 पेपर्स में उसने इतने मार्क्स लिए हैं। कहता है पार्ट 1 में फाइंड माइकल्स टोटल स्कोर इन द फर्स्ट 2 पेपर्स। फर्स्ट पेपर में ये लगा लें ये मार्क्स हैं और सेकंड में ये मार्क्स हैं, तो हमने फाइंड आउट करने हैं टोटल स्कोर इन द फर्स्ट 2 पेपर्स। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है वो हम इनको जो है वो अगर टोटल फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली इनको ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा पार्ट 1 यहाँ पे कि हमने जनाबे वाला इनका फाइंड आउट करना है टोटल स्कोर इन द फर्स्ट 2 पेपर्स। टोटल स्कोर्स अगर हम ये ना लिखें कि फर्स्ट 2 पेपर्स तो फिर भी चल जाएगा, और अगर लिख लें तो फिर भी चल जाएगा। टोटल स्कोर्स इन फर्स्ट 2 पेपर्स, इन फर्स्ट 2 पेपर्स, टोटल स्कोर्स इन फर्स्ट 2 पेपर्स। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं कि टोटल स्कोर उसके कितने हैं। फर्स्ट पेपर में जी उसके स्कोर हैं P-3Q + 13 प्लस सेकेंड पेपर में उसके हैं जी 3P + 5Q -4। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने इसकी लाइक टर्म्स को जो है वो कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा P + 3P लाइक टर्म्स, देन -3Q ये वाली और +5Q ये आ जाएगी, और फिर आ जाएगा +3 - 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि इन P वाली टर्म्स में से 3 बिगर है, पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव आएगा, उसके साथ इनके प्लस साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। दोनों के साथ जो है टर्म्स के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे। इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 3 और 1 4P हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो है वो Q वाली टर्म्स को हम देखते हैं, 5 बिगर है, उसके साथ प्लस साइन है, आंसर में भी प्लस साइन आएगा। इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 2Q आ जाएगा। और इसी तरह से जो है वो 4 और 3 में से 4 बिगर है, उसके साथ माइनस साइन है, वो राइट करेंगे, और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइंस हैं, इस वजह से इनका डिफरेंस ले लेंगे, कोएफिशिएंट इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये उसके स्कोर्स हैं इन फर्स्ट 2 पेपर्स। फिर पार्ट 2 की तरफ आते हैं, ये तो हमने अभी यहाँ तक की रीडिंग की थी। पार्ट 2 में क्या कहता है गिवन दैट माइकल obtained the minimum total score required to pass the examination। मिनिमम टोटल स्कोर्स कितने थे, ये लिखा हुआ है द मिनिमम टोटल स्कोर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन इज 10P + 5Q। ये 10P + 5Q थे मिनिमम जो टोटल स्कोर रिक्वायर्ड थे एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो कहता है अब उसने मिनिमम ही लिए हैं, तो फाइंड हिज स्कोर इन द थर्ड पेपर। 3 पेपर्स थे टोटल, 2 पेपर्स के स्कोर हमने टोटल कर लिए हुए हैं, थर्ड पेपर के हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है फाइंड हिज स्कोर इन द थर्ड पेपर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हिज स्कोर इन द थर्ड पेपर, हिज, और ये क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा पार्ट 2 आ जाएगा जी यहाँ पे। हिज स्कोर्स इन द थर्ड पेपर, हिज स्कोर इन द थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में स्कोर क्या होगा, जो कैसे हम फाइंड आउट कर सकेंगे, हम ऐसे करेंगे कि जो टोटल मिनिमम रिक्वायर्ड है 3 पेपर्स में वो राइट करेंगे 10P + 5Q, और उसमें से हम माइनस कर देंगे जो फर्स्ट 2 पेपर्स के हैं। इस तरह से हमारे पास जो है वो आ जाएगा उसका आंसर 4P + 2Q - 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 10P + 5Q। अब ये जो है वो उसके 2 पेपर्स के टोटल में से 2 के माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली हमारे पास तीसरे पेपर के पता चल जाएंगे। और ये हम माइनस साइन जो है वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइंस के साथ माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 4P, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 2Q, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1 यहाँ पे। और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे आंसर। हम लाइक टर्म्स को जो है वो कंबाइन कर लेंगे, और लाइक टर्म्स जो है यहाँ पे 10P है और 4P है, उनको कंबाइन कर लिया। फिर हमारे पास Q वाली टर्म्स हैं 5Q, और नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आ गई -2Q, और इसके बाद हमारे पास +1 कांस्टेंट टर्म है।
इनको जो है वो हम कंबाइन करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों में से 10 पी वाली में से 10 बिगर है, पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा और इन दोनों के साथ डिफरेंस आएंगे, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6p आ जाएगा। इसी तरह से क्यू वाली टर्म्स में इनके कोएफिशिएंट 5 बिगर है, उसका साइन आएगा यहाँ पे, और इनके साथ डिफरेंस आएंगे, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 3q आ जाएगा और +1 आ जाएगा। अच्छा जी, ये इसका जो है वो थर्ड पेपर के उसके स्कोर आ जाएंगे। और लास्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, कहता है थर्ड पार्ट में फैक्टराइज द रिजल्ट इन 2, यानी कि जो रिजल्ट 2 में है उसको फैक्टराइज करें। और फैक्टराइज में आपको पता ही है हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन में यहाँ पे, तो चलें लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एक मिस्टेक कर चुके हैं, और वो मिस्टेक क्या थी कि फर्स्ट पेपर के मार्क्स जो है वो हमने सही तरह से नहीं लिखे। यहाँ पे हमारे पास p -3q + 13 आ रहा था, और इसी तरह से सेकंड पेपर में 3p + 5q - 4 आ रहा था। तो यहाँ पे जो है वो 13 - 4 है, 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास +9 आ जाएगा। तो ये था, यहाँ पे हमारे पास +9 क्योंकि 13 बिगर है उसका साइन आएगा और इन दोनों के साथ डिफरेंस आएंगे, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस प्लस ये भी जो है वो हमारे पास माइनस साइन आएगा यहाँ पे, और -9 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तो हम देखते हैं कि इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास -9 आ जाता है। -9 के बाद यहाँ पे भी देखते हैं हम, जो है वो यहाँ पे आंसर में हमारे पास -9 आ जाएगा। अच्छा, इसका जो है वो थर्ड पार्ट, जैसे कि हमने देखा कि थर्ड पार्ट में हमने जो सेकंड पार्ट में रिजल्ट आया उसको फैक्टराइज करना है। तो थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है कि ये जो 6p + 3q - 9 आया है इसको सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि इसके कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो 3 हैं, इन तीनों के 6, 3 और 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, 3 कॉमन फैक्टर, इस वजह से ये हमारे पास आ जाएगा 2p + q, 3 × 1 = 3, क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली सारी टर्म्स जो है उससे डिवाइड हो जाती हैं, और -3 3 × 9 तो 3 हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसका जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।